नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हैं अपने सेगमेंट के खास जो पहलू उनको लेकर। तो सबसे पहले डायरी पेन निकाल चुके होंगे, आपको पता है सजीव फोन इन प्रोग्राम है, यानी हमारे मेहमान जो जुड़ेंगे उनसे आप फोन पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तमाम सवाल कर सकते हैं। तो 0755 ये हमारे भोपाल का कोड है, 2660049 ये भोपाल का नंबर है, यानी लैंडलाइन नंबर है। और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1800-233-0040। ये तो होगा हमारे फ़ोन नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की हमेशा के साथ। आज की तिथि तो बताते हैं कि क्या है आज की तिथि। आज की तिथि है विक्रम संवत 289 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष दशमी 23 जून 2022 और दिन है बुधवार। और आज का दिन वैसे कई मायनों में खास, एक तो गुरुवार का दिन है और इसके अलावा 23 जून को बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस भी हैं। सबसे पहले अगर ओलंपिक दिवस की हम बात करना चाहें तो आज ओलंपिक दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण दिवस जिसका संबंध हमारे आज के मेहमान से भी है, तो वो दिवस है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। और इसका उद्देश्य क्या है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि शब्द में ही निहित है। तो लोक सेवकों के सम्मान के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दरअसल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है। और आज की तिथि इसी मायने में खास भी है और हमारा आज का जो संदर्भ है हमारे मेहमान के साथ वही है, तो हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उसके पहले वक्त है फिलहाल के लिए आज के विचार का। तो आज का विचार ये कह रहा है कि इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। तो जो बेचा नहीं जा सकता, जो खरीदा नहीं जा सकता, उसका टेंशन क्या लेना, खुश रहिए, क्योंकि खुशी से ही सारे रास्ते निकलते हैं। और अब वक्त हमारे मेहमान का, क्योंकि जिस संदर्भ में मैं बात कर रही थी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो उस दिवस का संबंध हमारे आज के मेहमान से भी है। तो वक्त है हमारे मेहमान, ये हमारा सेगमेंट है। तो हमारे मेहमान में हम बात करने वाले हैं, दरअसल हमारे मेहमान में आज हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं बात करती हूँ, एक मुलाकात हम करने वाले हैं पीके जैन साहब साथ। और अगर पीके, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं उनका पूरा नाम क्या है, पवन कुमार जैन। और इनके बारे में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही, क्योंकि ये भले ही अपनों के बीच में त्रिवेणी माने जाते हैं साहित्य, अध्यात्म और प्रबंधन के, लेकिन इनका जो परिचय है वो ये कहना चाहूंगी मैं कि पवन कुमार जैन साहब भारत सरकार में भारतीय दूरसंचार सेवा के उच्च प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल में प्रधान महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत भी हैं। हम सर से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सेगमेंट और है और मैं और सर मिलकर उस भजन को सुनने वाले हैं जो कि संस्कृत में है। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। नमस्कार। हम सबसे पहले आपके सामने ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ धाकिट धाकिट डिम डिम डमरु भजत हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा ओम शिव शंकर त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा ओम शिव शंकर त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा त्रिकट ताकट दिंगदा।
ताना ताना ना धीम ताना ना 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 देरे ना धीम ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना धीम ताना ना 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 देरे ना धीम ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना धीम ताना ना 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 देरे ना धीम ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना धीम ताना ना 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 देरे ना संगच्छध्वं धीम ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना संवदध्वं धीम ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता ताना ना 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 देरे ना ताना ताना ना धीम ताना ना 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 देरे ना देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। ऋग्वेद को ही ऋचाएं कहा जाता है। एक्चुअली ऋचाएं जो है वो दरअसल मंत्र है, और ऋग्वेद की अगर मैं बात करना चाहूँ, ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है, और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 1028 सूक्त हैं, जिसमें से एक हम खूबसूरत प्रस्तुति सुन रहे थे। आपको इनके बारे में बता देते हैं, भारत का पहला संस्कृत बैंड है जिसके फाउंडर थे संजय द्विवेदी जी, जो खुद प्रस्तुति दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे मेहमान में पी के जैन साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत सौभाग्य कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है, ना सिर्फ लोक सेवा के बारे में, बल्कि जैसा कि मैंने बताया दर्शकों की, साहित्य, आध्यात्म और प्रबंधन, ये तीनों की त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइटल के साथ आपका हमेशा ही परिचय दिया जाता है। तो धन्यवाद। लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कैसे ये सफर आगे बढ़ा, क्योंकि आप मेधावी छात्र तो रहे ही हैं। दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आप संबंध रखते हैं। जी, मेरा जन्म टीकमगढ़ के छोटे से गांव जतारा में हुआ। जी, पिताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हमारी छतरपुर मध्य प्रदेश से हुई। जी, हायर सेकेंडरी में मैंने हायर सेकेंडरी बोर्ड में टॉप भी किया था। उसके बाद मैनिट से, जो आजकल मैनिट कहलाता है, उस समय MSCT कहलाता था, हाँ, हाँ, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC का क्वालिफाई करके मैं इंडियन टेलीकॉम सर्विस में हूँ, जी, और आज मैं HSG लेवल का ऑफिसर हूँ, जी, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का, जी, और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पे भारत संचार निगम में जी, प्रधान महाप्रबंधक BSNL मध्य प्रदेश हूँ। जी, तो सिलसिला इस तरह से था, पढ़ने लिखने का शौक़ बचपन से रहा, और साहित्य में रुचि रही, धर्म दर्शन में भी रुचि रही, योग में भी रुचि रही। योग का तो मुझे घर से ही प्राप्त हुआ। मेरे पिता को पिछले 50 सालों से जो है लोगों को योग सिखा रहे हैं, योगाचार्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनको योगीराज की उपाधि भी प्राप्त हुई है। जी, और जैन समाज में ख़ास तौर पे योग का बहुत महत्व नहीं था पहले। अच्छा, वहाँ केवल ध्यान का महत्व था, अच्छा, उसको सामयिक कहते हैं। ठीक है, और हमारे पिताजी ने हमारे मुनियों को, हमारे साधुओं को, सबको योग सिखाया, और जैन लोगों को योग सिखाया। तो अब योग का प्रचलन वहाँ भी हो गया है। क्या बात है। तो मतलब इसीलिए वो इतना कई रास्ते निकलते चले गए, मतलब हाँ, आध्यात्म, माता पिता से जो मिलता है वो एक तरह से आपके जीवन में संस्कार के तौर पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो वहाँ से मिलता है हमें, हाँ, और वही आगे बढ़ता है। जी, तुलसीदास जी कहते भी हैं ना, बाढ़ही पूत पिता के धर्मा। तो पिता का जो धर्म है उससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के अनुशासन में आप आगे बढ़े थे, और जी। दर्शकों को जिस आपने बात की कि मैट्रिक में आपने रिकॉर्ड तोड़ा था, दूसरे स्थान पर आप जी। रहे थे, अगर उसकी बात करना जी। चाहें, और उस साल जिस साल रिजल्ट काफी खराब था, जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बताइए, अवसर, आपदा में अवसर वाली बात हो गई थी ये तो। छतरपुर छोटा सा जिला है, थोड़ा जी। पिछड़ा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड थोड़ा पिछड़ा इलाका भी माना जाता है मध्य प्रदेश में। मालवा काफ़ी रिच है, मध्य प्रदेश भी काफ़ी अच्छा है। बुंदेलखंड को थोड़ा सा पिछड़ा इलाका माना जाता है, पर जिनमें लगन हो तो मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ जी जी, दर्शकों को एक बार याद दिला देते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हम मना रहे हैं आज की तारीख में। ये संदर्भ है हमारे कार्यक्रम का आज इस विषय पर आपसे चर्चा करने का, लेकिन हम चर्चाएं और भी बहुत सारी करने वाले हैं। तो जी। दर्शकों को बता देते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें पीके जैन साहब से और चर्चा करना चाहें, कोई सवाल रखना चाहें,
किसी भी विधा का सवाल रखना चाहें आपको बता देते, जब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि नए पहलू निकलते चले आ रहे हैं और एक नया परिचय मैं हर बार उनका देने वाली हूँ। तो 075526600049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। भोपाल से बाहर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कोड अवश्य लगाना पड़ेगा 0755, और टोल फ्री नंबर निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल आप कीजिएगा 1800-233-0040। तो जल्दी से फ़ोन घुमा लीजिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। सर जिस तरह से साहित्य की हम बात कर रहे थे, जी लेखनी की हम बात कर रहे थे, बातचीत तो हम करेंगे ही, जी। बहुत बड़ा समय फिलहाल तो, लेकिन छोटी सी कविता से शुरुआत कर देते हैं, हाँ, दर्शकों को क्यों पता नहीं, चल जाएगा क्यों आपके उस पहलू के बारे में जी, जिसका मैं जी, बार बार जी। जिक्र कर रही हूँ। ज़रूर 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 ज़रूर। बहुत दिनों बाद कविता पाठ कर रहा हूँ। तो जीवन को देखिए मैं किस दृष्टिकोण से लेता हूँ, जी थोड़ा सा फिलोसॉफिक भी है और जीवन के सही मायने मैं किस तरह से समझता हूँ वो मैंने इस कविता में कहा है कि जीवन तो गीत है विधाता का, इट द सॉन्ग ऑफ द गॉड। जीवन तो गीत है विधाता का, समसुर हो जाएं हम, उसके सुर में सुर मिला लें। हाँ। समसुर हो जाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अब देखिए कैसा गीत चलता है विधाता का और कैसा सृष्टि का नर्तन चलता है कि सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाच रहे निरंतर। जी सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है, अगजग में व्याप रही माया अनिवर्चन है। जितनी माया है, जितना पदार्थ का जगत है, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है, अगजग में व्याप रही माया अनिवर्चन है। धनता और ऋणता, दो पक्ष हैं, धर्म धन और ऋण। हाँ धनता और ऋणता का कैसा संघर्षण है, निरंतर संघर्ष है ये। हाँ धनता और ऋणता का कैसा संघर्षण है, लघुतम में नाच रहा शंकर प्रलयंकर है। तो लघुतम में नाच रहा शंकर प्रलयंकर है। अणु से ही हमको एटॉमिक बॉम्ब मिला, न्यूक्लियर बॉम्ब मिला, जी वो शंकर प्रलयंकर है जो प्रलय ले आता है और वही सृजन की शक्ति है। तो लघुतम में नाच रहा शंकर प्रलयंकर है। तो हम क्या करें, तो तांडव में सृजन के ताल सुर सजाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अगला इसका जी छंद है कि कोटि कोटि तारों में ब्रह्म विस्तारित है। कोटि कोटि तारों में, अनंत तारे, अनंत इनफाइनाइट स्टार्स, कोटि कोटि तारों में ब्रह्म विस्तारित है। शंकर की माया है, आचार्य शंकर इसको माया कहते हैं। जी शंकर की माया है, बात यही पारित है। इस विराट मंडल में धूलिकण से छोटे हैं, हमारा अस्तित्व धूलिकण से भी कम है। इस विराट मंडल में धूलिकण से छोटे हैं, दिव्यता के शिखरों में नींव से भी ओछे हैं। दिव्यता के शिखरों में की नींव से भी ओछे हैं। तो लघुता जब इतनी हो, लघुता जब इतनी हो तो खो ही क्यों न जाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। और आखिरी बात जो समझ में आती है, जीवन किस तरह से सुख या दुख हमारे निर्णय पर आधारित होता है। हाँ हम तय करते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। ठीक। तो शूलों के भूतल हैं, पीड़ा के अंबर हैं। शूलों के भूतल हैं, धरती पर कांटे ही कांटे हैं और अंबर से पीड़ा बरसती है। हाँ शूलों के भूतल हैं, पीड़ा के अंबर हैं। सपनों का बहता है रक्त यहां झरझर है। सपनों का बहता है, सपने लोग कहते हैं हमेशा पूरे नहीं होते। हाँ। सपने रिश्ते रहते हैं। तो सपनों का बहता है रक्त यहां झरझर है। लाशों पर नाच रहे दानव दिगंबर हैं। एक प्रतीक कहने की कोशिश की है, जो लोग हत्याएं करते हैं, जो जेनोसाइड्स करते हैं। तो लाशों पर नाच रहे दानव दिगंबर हैं और धरती के मानव का नर्क से स्वयंवर है। धरती के मानव का नर्क से स्वयंवर है। स्वयंवर शब्द मैंने इसलिए कहा कि हमने खुद चुना है। वी हैव मेड इट लाइक दिस। धरती के मानव का नर्क से स्वयंवर है। तो हम क्या करें? हम क्या करें? वेदना की वेदी पर, वेदना की बेदी पर स्वर सुमन चढ़ाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। सर थोड़ी देर के लिए मैं रसायन शास्त्र की तरफ भी जा रही थी, अध्यात्म से होते हुए। ये तो भौतिकी है, विज्ञान है, सारा कुछ हमने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ा है। भारतवर्ष एक ऐसी संस्कृति है, ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है, ऐसी सनातन संस्कृति है जहां
साइंस, जहाँ विज्ञान, हाँ गणित, हाँ भौतिकी, रसायन सब धर्म से निकला है। ये बड़ी अद्भुत संगम है। केवल ऐसी संस्कृति केवल भारतवर्ष की संस्कृति है। बिल्कुल। मैं अगला सवाल रखूं उसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को इस दिवस से जुड़ा हुआ और इसकी राह अगर वो पकड़ना चाहे, युवाओं को खास जी, तौर से कोई जी, संदेश जी, अगर जी, इससे जी। जुड़ा हुआ आप सुझाव भी दे दें तो। जी जरूर। प्रिया जी बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी। हमें पूरे भारतवर्ष में सभी को हाँ। टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलती है। हम्म, हर जगह हमें सब्सिडी मिल रही है। हाँ हम जब योग्य हो जाते हैं पढ़े लिख के, हाँ तो ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, विदेश चले जाएं, खूब पैसा कमाएं, शानो शौकत से रहें, ऐशो आराम से रहें। हम्म, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इस समाज का ऋण है। हम्म, इसे हम कैसे चुकाएंगे? उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है लोक सेवा का, हाँ पब्लिक सर्विस का, जिसको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। सारी दुनिया में, सारे राष्ट्रों में, सारे देशों में सिविल सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज का जो स्वरूप है वो अंग्रेजों से हमने प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद बहुत मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं और नई नई सिविल सर्विसेज आई हैं, जिसमें मेनली जो है सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, एक तो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती है, जी दूसरा एक इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कराती है, एक मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन होती है, जी। एक फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन होती है, और भी समय समय पे जो जो केंद्र सरकार कहती है वो सेवाएं वो प्रारंभ करते रहते हैं। उनमें आप अपनी दक्षता के आधार पर अपीयर होते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आप लोक सेवा के योग्य माने जाते हैं, पदस्थापना होती है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर जब आप उस कार्यक्षेत्र में होते हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में होते हैं, तो देश को, समाज को लौटाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। आपके एक निर्णय सैकड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। जी इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा देश के बुद्धिजीवी बच्चों को, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो लोक सेवा में ज़रूर आए। बिल्कुल। क्या इसी सोच के साथ आप आए थे? जी बिल्कुल। बचपन से मुझे ये था। मेरे 2 बच्चे भी हैं जिन्होंने मैनेट से बीटेक किया हुआ है, जी और वो दोनों जो है इसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनी का सहारा लेके देश से भागने के चक्कर में थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपने सब्सिडाइज्ड सब कुछ लिया है तो देश के टैक्स पेयर्स को आप क्या लौटाएंगे? हाँ अगर आप इस योग्य अपने आप को समझते हैं तो किसी ऐसी पोजीशन में जाइए जहां आप लौटा सकते हैं देश और समाज को। यहीं से पाया है तो यहीं देना होगा। जी, ये ऋण है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, देश का ऋण, समाज का ऋण। ये ऋण है, ये हमें चुकाने चाहिए। तभी तो सृष्टि चलेगी, तभी तो सभ्यता विकसित होगी। हर व्यक्ति को सभ्यता के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में योगदान करना होगा। तभी हमारी सिविलाइजेशन, हमारी 20,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। कितनी पुरानी सभ्यता है। सरस्वती, अभी रिसेंट पे रिसर्चेज हुई हैं, सरस्वती नदी जब बहती थी आज से 17,000 साल पहले, उस नदी के किनारे बैठ के हमारे ऋषियों ने वेद लिखे हैं। जब दुनिया के लोगों को खाना पकाना नहीं आता था तब वेद लिखे जा रहे तब थे। हम वेद लिख रहे थे। तो ये हमारी इतनी उन्नत सभ्यता थी, और हम उसी बीच में जो गुलामी का खंड हमारी सभ्यता में रहा, हमारे देश में रहा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ। लेकिन अब समय है, हमारे पास बहुत अच्छे नेतृत्व हैं, तो अब समय है कि एक एक व्यक्ति योगदान दे, एक जन आंदोलन बने इस सभ्यता को और विकसित करने का। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ जी। चुके हैं, अनंत कुमार उनका नाम है और उज्जैन से वो हमारे साथ हैं। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है और सवाल बताइएगा। जी नमस्कार। बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम चल रहा है, और जैन साहब का जैसा कि परिचय दिया गया था कि वो एक बड़े अधिकारी हैं, बड़ी परीक्षाएं उन्होंने पास की हैं, बहुत मेधावी छात्र रहे हैं। साथ में वो साहित्य और इंजीनियरिंग और अध्यात्म, योग वगैरह की भी उन्होंने बात करी, बहुत अच्छी उन्होंने कविता भी सुनाई। तो मैं जैन साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जैन साहब, एक लोक अधिकारी के रूप में, एक उच्च अधिकारी के रूप में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारी आपकी परेशानियां रहती हैं, आपकी सारी की सारी समस्याएं रहती हैं। तो इन सब के बीच में आप अपनी जो शौक हैं या आपकी जो हॉबीज हैं
उन हॉबीज के लिए कैसे समय निकाल सकती हैं, या उनके लिए उनको आप कैसे मैनेज करती हैं? आनंद जी, बहुत-बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। सवाल आपने किया है। और वैसे तो सभी को ये बात पता है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। आपको उन्हें ही मैनेज करना पड़ता है और ज़्यादा करके आपको अपने सोने का समय काटना होता है। हालांकि हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई 8 घंटे कम से कम सोना जरूरी है। लेकिन अगर आप गहरी नींद सोने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप 4 घंटे में भी आपका काम चल सकता है। तो अगर आप 5-6 घंटे में अपना काम चला लें तो एक सम्यक निद्रा आपकी होगी और 2-3 घंटे आपको बचेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है, जीवन में सारी चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं। इसको हिंदी में कहें तो युगपत चलती हैं, एक साथ चलती हैं। तो आप कार्यस्थल में भी अपने हॉबीज़ के अनुसार से काम करते रह सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि वहाँ आपको गाना बजाना है, लेकिन आप माहौल ऐसा रख सकते हैं कि संगीतमय माहौल हो। आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, साहित्य संगीत में रुचि रखते हैं, धर्म दर्शन में रुचि रखते हैं, तो अपने लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आप उस तरह का वार्तालाप कर सकते हैं। और आप माहौल पूरा ऐसा बना लीजिए कि आपको निरंतर एक सहयोग सबसे प्राप्त होता जाता है, तो सबको आपके साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको कार्यालय में भी समय मिल जाएगा धर्म दर्शन अध्यात्म में चर्चा करने का, बात करने का। और प्रसंग ऐसे आते हैं जब इंटरपर्सनल डीलिंग्स होती हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं, बॉस सबॉर्डिनेट बात करते हैं, तो वहाँ भी उसका रोल होता है। धर्म और अध्यात्म हमारे जीवन में घुले मिले हैं, ये कोई अलग नहीं है आनंद जी, ये साथ साथ युगपत साइमल्टेनियस चलता है। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब दिया होगा मैंने। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बताया अनंत जी, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि 24/7 सातों दिन 24 घंटे हम सबके पास है। अगर कुछ करने की ललक है, अपने शौक को हमेशा जिंदा रखना है, तो मुझे लगता है कि समय तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का कोर्स दोनों है। आगे सवाल रखेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं, आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना नमस्कार एमपी के साथ। जब हम करते हैं केयर तो वो अपने इमोशन हमसे करते हैं शेयर। हर मौसम में हम उनका रखें कैसे ख्याल, बचें वे कैसे रोग बीमारियों से, फिर सबका जीवन कैसे हो खुशहाल। तो आओ मिलकर हम सब जाने कैसे होती है पेट की केयर। पेट केयर हर शनिवार प्रातः 7:30 से 8 बजे तक, सिर्फ DD MP पर। अभी अभी माउंट एल्ब्रस और किलिमंजारो पे फतह करने वाली भारत देश की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही बनी। कि 50 के बाद जब महिलाएं ये सोचती हैं कि हमारा जीवन खत्म हो गया है, तो ये उनको नहीं सोचना है। मेरे ख्याल से 50 के बाद तो एक नया जीवन शुरू होता है। ये मेरा संदेश है सभी महिलाओं के लिए। नेगेटिव सोच दिमाग में नहीं आने दीजिए। साहसी खेल आपको विषम परिस्थितियों में रहना और जीतने की एक नई ऊर्जा, एक एनर्जी देती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी, और हमारे फोन नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। अनंत जी की तरह अगर आप भी कोई सवाल रखना चाहें, किसी भी विधा से जुड़ा हुआ अगर सवाल रखना चाहें तो रख सकते हैं। और उसके पहले हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, ऋषि मोहन जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। तो सर जान लेते हैं ऋषि मोहन जी क्या सवाल करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मोहन जी। मैडम जी सर एक छोटी सी जगह से निकलकर बहुत ऊंचाइयां सर ने छुई हैं, सफलता के ऊंचे सोपान तक पहुंचे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि व्यक्ति को जीवन में किन चीजों से सामने करके चलना चाहिए, तभी वह ऊंचाइयां छू सकता है, ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, सफलता उसे मिल जाए। इसके लिए उसे जीवन में किन किन चीजों के साथ कैसा समन्वय करके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मोहन जी, क्योंकि ये युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा सुझाव होगा सर आपके द्वारा दिया गया इस सवाल का जवाब। ऋषि मोहन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तरह के इतने सुंदर प्रश्न का जवाब दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है।
हम लोग जीवन को सफलता विफलता इस तरह से बांट लेते हैं। जीवन मिश्रित है, व्यक्ति को सफलताएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं। बहुत कुछ निर्भर बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है। सफलता केवल ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत कर ली तो आपको सफलता प्राप्त हो गई, या आप 1 2 3 4 5 ये कर लीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता बहुत सारे फैक्टर्स पे काम डिपेंड करती है, और इसमें जो एक अननोन फैक्टर होता है उसे हम भाग्य कहते हैं। वाह। एक अननोन फैक्टर होता है जो हम कभी नहीं समझ पाते। कई बार हमें लगता है हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना श्रम किया, फिर भी जीवन में वो सफलता नहीं मिली। तो वो जो अननोन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि वो क्या बात है। हो सकता है कालांतर में समय समय के धीरे धीरे के समय के साथ हमें समझ में आ जाता है बाद में, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारा एक टारगेट होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में आप तय करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बच्चों से कहना चाहूँगा खासतौर पे, कि सफल होने के लिए सबसे पहले आप कल्याणकारी लक्ष्य रखें। दो तरह की चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें लुभाती हैं, उनको हम फैंसीज कहते हैं। जीवन में फैंसी बहुत होती हैं, बच्चों को तो फैंसी बहुत सारी होती है। लेकिन बड़े सोचते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण किस में होगा। सही। तो हमें बच्चों को सिखाना होगा कि कल्याणकारी लक्ष्य, जो जीवन में कल्याण और मंगल लाते हों, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें। और उसमें माता पिता का सहयोग बहुत आवश्यक है। बच्चे छोटे होते हैं, मुझे लगता है कि 25 साल के बच्चे भी बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते, जो एक 60 साल का युवा कहें या अधेड़ व्यक्ति कहें। आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है, 75 साल 80 साल हो गई है जी। तो हम तो 60 साल को युवा ही कहेंगे। बिल्कुल सही है। तो 60 साल के युवा जो आपको बताएंगे वो जीवन के अनुभव से प्रणीत है, वहाँ से निकल के आता है। तो इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाए जो सर्व मंगल के लिए हो, अपने लिए भी कल्याणकारी हो, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। दूसरी बात कि कभी भी अपने पर डाउट नहीं रखें। ठीक। हमेशा ये समझें कि मैं जो पाना चाहता हूं मैं उसके योग्य हूं, और उसके लिए जो अपेक्षित श्रम है वो मैं कर रहा हूं। अगर ये विश्वास आपको है तो सारी सृष्टि, कहते हैं ना, सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। वो शेर एक बड़ा फेमस शेर है कि हमने तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। हाँ, साजिश की है। बिल्कुल सही। हालांकि वो साजिश शब्द बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने किसी मूवी में सुन लिया होगा। नेगेटिव कनोटेशन है उसका, लेकिन सारी सृष्टि आपके साथ लेकिन यही तो आप समझा रहे हैं कि नकारात्मकता में कैसे सकारात्मक बने रहना जरूरी है। ऋषि मोहन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय अध्यात्म इस मामले में इतना उन्नत है। जिसने कहा यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यत् यत् पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। जो पिंड में है, जो हमारे अंदर है, वही ब्रह्मांड में है, वही परमात्मा है। तो ईश्वर की शक्ति आपके पास है, वसरते ऐसे समझ लें जैसे एक वाईफाई राउटर होता है, वाईफाई मॉडेम होता है जिससे वाईफाई सिग्नल आपको मिल रहे होते हैं जी। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेंगे, वाईफाई को बंद करके रखेंगे, तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर ऑन कर देंगे वाईफाई को और ट्यून कर लेंगे तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। ऐसे ही आप अपने जीवन में अगर आस्था को ट्यून करके रखते हैं, श्रद्धा को ट्यून करके रखते हैं, आत्मविश्वास को ट्यून करके रखते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे पास आकर ही रहेगी। परमात्मा स्वयं वो सफलता आपके पास लेके आएगा। एक और चीज इससे जुड़ती, चूंकि आप मैंने बताया दर्शकों को कि आप इतनी सारी विधाओं से जुड़े हुए हैं, मतलब मैं शायद वो परिचय भले ही दर्शकों के लिए दे सकती हूँ, प्रधान महाप्रबंधक BSNL, क्योंकि ये तो आपका पद है ही, ये परिचय है आपका, तो लेकिन हाँ, ये लोक परिचय है। लेकिन अगर मैं इन बातचीत के आधार पर आपसे चर्चा करना चाहूँ तो ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कैसे पॉजिटिविटी आती है? आप तारों में उलझे रहते हैं BSNL, अगर टेलीकॉम की हम बात करना चाहें ये तो। प्रिया, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आपका अपना निर्णय होता है। जीवन में आप तय करके रखते हैं कि सुखी रहना है कि दुखी रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सफलता में
असफलता देखते हैं, हर सुख के मौके पे गमगीन रहते हैं, ये नहीं वो नहीं मीन मैक निकालते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी मिला है आपको उसके प्रति, उसको लेके ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरना चाहिए। तो वो जो धन्यवाद से भरा होना है, आभार से भरा होना है, ग्रैटिट्यूड उसको अंग्रेजी में हम कहें, वो जो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, मित्रों के लिए, सबके प्रति एक आभार का भाव जब निरंतर रहता है आपके अंदर, तो पॉजिटिविटी रहती है। और ऐसी जब आभार का भाव, जब ऐसा ग्रैटिट्यूड जब आता है, तो सारे लोग आपको मदद करते हैं, सब आपको सहायता। क्या आप इस वाक्य पे विश्वास करते हैं जो लोग बोलते हैं कि किस्मत में ही नहीं था? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही, कुछ लाइफ में कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर पाते, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते। ये सवाल मैं क्यों रखना चाहती, ये भी मैं दर्शकों को बता देती हूँ। अभी पीएससी के एग्जाम हुए जी, रिजल्ट आएगा जुलाई में जी। बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं जी, और कुछ लोग उस हार से सीख ले लेते हैं और दोबारा जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहूँगी उन लोगों के लिए आप ज़रूर उनका मार्गदर्शन करें जो शायद ना सफल हो पाए इस बार, और अगली बार फिर उसी जोश और उत्साह के साथ उतर जाए परीक्षा में। यस, आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया है। असफलता कई बार हमें तोड़ देती है। हम यहाँ थोड़ी सी अध्यात्म की बात आ जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जब फल की कामना ही नहीं करेंगे तो फल की दिशा में कर्म कैसे करेंगे? सही, ठीक है। मैं उसकी विवेचना थोड़ी सी कर रहा हूँ कि काम हमें निर्धारित लक्ष्य करना है, लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तो सफल होंगे कि असफल होंगे, सफल होंगे कि असफल होंगे, ये निरंतर विचार नहीं करना है। ये ऐसा ही हो जाता है कि एक बीज को हम जमीन में गाड़ते हैं और बार बार निकाल के देखते रहते हैं कि अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, तो वो कभी नहीं फूटेगा। उसको पड़े रहने दीजिए। ठीक। जब सही अनुकूल समय, अनुकूल हवा पानी, अनुकूल वातावरण होगा, अंकुर फूटेगा ही फूटेगा, सफलता आएगी ही आएगी। आप बस अपना कर्म करते रहिए। सर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है इस पूरे हॉल में, और इन बातों से आपके पास भी बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे। तो सवाल कीजिए, पूछ लीजिए, ये मौका मत गवाइए। 075526600049 और टोल फ्री 180023300040। आपको किस तरह की चीज़ें पढ़नी अच्छी लगती हैं? क्या साहित्य आप पढ़ते हैं? किनको पढ़ना आप पसंद करते हैं? पहली चीज़ तो यह है कि बचपन से मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैं कुछ भी पढ़ता था। जो हाथ में आ गया पढ़ता रहता था। मेरी माँ बड़ी नाराज़ होती थी, दिन भर पढ़ता रहता है, घर का कुछ काम नहीं करता। घर का बड़ा लड़का था, माँ को सहयोग करना तो हमारे समाज में है ही, परिवारों में ऐसी मतलब आपने ये चीज बचपन में देख ली कि आपके परिवार में भेदभाव नहीं था, नहीं, बेटा और बेटी में, बिल्कुल मतलब आपको भी डांटा जाता था कि भाई काम करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये था कि कुछ भी मुझे मिल जाए, अखबार मिल जाए, मैगजीन मिल जाए, कहीं से कुछ भी मिल जाए, मैं बस पढ़ता रहता था। तो पढ़ने का बड़ा शौक था। ईश्वर की देन है, मेरा कुछ ज़्यादा उसमें रोल नहीं है। प्रवृत्ति, ऐसा संस्कार, ऐसी प्रवृत्ति ईश्वर ने दे के भेजा। फिर उसके बाद पहले मैं उपन्यास वगैरह बहुत सारे पढ़ता था, फिर मैं लिटरेरी उपन्यास पढ़ने लग गया, लिटरेचर पढ़ने लग गया, पोइट्री पढ़ने लग गया। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा इसेंस क्या है। इसेंस तो आपका स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है। और अध्यात्म कोई ऐसा नहीं कोई बाहर की वस्तु है संसार छोड़ के, जैसे महावीर बुद्ध ने निरूपित कर दिया। उनको देख देख के हमें लगता है कि नहीं, आप सब जब बाबा जी बन जाएंगे तब अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। अध्यात्म का अर्थ है अधिआत्म, अधिआत्म, आत्मा पर अधिकार, स्वयं पर अधिकार, ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म है। आप किस प्रकार से, किस योजना के तहत निरंतर अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पर अधिकार रखते हैं, जो आपको देह से पृथक करता है, जो आपको मन से पृथक करता है, जो आपको चित्त से पृथक करता है, और जो आपको अहंकार से भी पृथक करता है। जब अहंकार से भी आप अपने आप को पृथक जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं है, आप इन सब से भिन्न चैतन्य हैं। इससे जुड़ा एक सवाल है मेरे पास, क्योंकि आपने अहंकार की बात की। एक कोट बहुत सुंदर सा है, उसको उस आधार बनाकर सवाल रखूंगी कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। तो ये जो अहंकार की आपने बात की ना, मैं इसका जवाब लूं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी प्लीज। डॉक्टर अरुणा पांडे हैं और जबलपुर से, लेकिन ये जवाब मैं जरूर लेने वाली हूँ आपसे। पहले अरुणा जी का हम सवाल जानेंगे। अरुणा जी।
स्वागत है रुणा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं आपसे बात ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम व्यक्तिगत बात करते हैं और कहते हैं कि आपका लक्ष्य मंगलकारी होना चाहिए, तो जी। इस समय जो लक्ष्य हमारी सरकारों का या हमारे ऑफिसर्स का होता है पब्लिक के लिए, तो जी। वो भी तो मंगलकारी लक्ष्य की बात करते हैं, जी। लेकिन जैसी स्थिति इस समय सुख सुविधाओं के बढ़ने की है, जी वहाँ पर तो बहुत कुछ अमंगल ही हो रहा है। आप आध्यात्म की भी बात अपन कर रहे हैं, जी। वैदिक समय की बात कर रहे हैं, तो हमारी प्रकृति तो बहुत कुछ गड़बड़ाती जा रही है बहुत सारे मंगलकारी लक्ष्यों से। तो यहाँ पर क्या हम उनके लिए भी कुछ कह सकते हैं कि उनकी सोच ये ना हो कि पब्लिक उनको सपोर्ट करे, बल्कि ये हो कि भविष्य के लिए क्या अच्छा है। जी शुक्रिया। जी। निश्चित अरुणा जी, आपने बहुत अच्छी बात की, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपने स्वयं इसका जवाब दे दिया है। और देखिए, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो संघर्ष है ये अनवरत है। जीवन में निरंतर, मैंने जो अपनी कविता अभी पढ़ी थी वो भी यही प्रतिपादित कर रही थी कि जीवन में निरंतर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष से हमें मंगल की राह दिखानी, और हमारे यहाँ बहुत पौराणिक, बहुत अच्छा पौराणिक प्रतीक है, वो है समुद्र मंथन का। हाँ। देखिए, समुद्र मंथन जब देवता और दानव मिलके करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले विष निकलता है। ठीक। और विष को कौन धारण करता है? जो सर्वमंगलकारी हैं, कल्याण रूप हैं, भगवान शिव धारण करते हैं। तो जो विष भी है वो भी कल्याण में कहीं ना कहीं उपयोगी है। हाँ। तो जीवन में जो ध्वंस भी कभी कभी होता है, जो चलता है, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं कल्याण और मंगल के मार्ग को प्रशस्त करता है। और समुद्र मंथन में पहले विष निकलता है और उसके बाद क्या क्या निकलता है आपको पता है? लक्ष्मी जी निकलती हैं, अमृत कुंभ निकलता है, और जिसके हिस्से में विष आएगा, मुझे लगता है अभी अगर आधुनिक, हाँ, वो शिव हो जाएगा, वो शिव होगा। तो विष धारण करने की सामर्थ्य भी हमारी होनी चाहिए, और इसी संघर्ष से मंगल की राह निकलेगी। क्या बात है, कितना संक्षिप्त में इतना खूबसूरती से जवाब दिया आपने। और इस सवाल, जो मेरा सवाल था, वो जरूर जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए लगातार, फोन नंबर आपके पास नोट है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक कॉल तो आना ही चाहिए। हमसे करते हैं शेयर, हर मौसम में हम उनका रखें कैसे ख्याल, बचें वे कैसे रोग बीमारियों से, फिर सबका जीवन कैसे हो खुशहाल। तो आओ मिलकर हम सब जानें कैसे होती है पेट की केयर। पेट केयर हर शनिवार प्रातः 7:30 से 8 बजे तक। और जैसा कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए नमस्कार एमपी से 0755266004 और 180023330040। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए पीके जैन साहब, और हम चर्चा कर रहे हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई, विचारों से जुड़ी हुई, व्यावहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई। तो जो मैंने आपसे अहंकार पर एक सवाल रखा था कि इस वक्त लोग ऐसा सोचते हैं, और जो संदर्भ हमारा है राष्ट्रीय लोक सेवा, कि मुझे अच्छी तरह याद है, जो 3 कड़ियों से गुजरते हैं, अगर लोक सेवक जितने भी हैं, आप 3 कड़ियों से गुजरे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। साक्षात्कार वो अंतिम कड़ी होती है जिसमें शायद इसी तरह के सवालों का जवाब, किस तरह से आप बाहर निकलते हैं विपरीत स्थितियों में, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो युवा सुन रहे होंगे और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे लगातार, तो इंटरव्यू की तैयारी तो आपकी यहीं से हो रही है। मैं आपको इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ प्रिया जी। एक सामान्य धारणा है कि साहब इंटरव्यू में फेल कर दिया, ठीक, या इंटरव्यू में फेल हो गए। एक्चुअली क्या है, ये पूरी योजना है। प्री में ये तय किया जाता है कि आप ये परीक्षा देने योग्य हैं कि नहीं है, आपकी इतनी तैयारी है कि नहीं है। मतलब अंतिम योग्यता का निर्धारण नहीं है, उस समय की योग्यता का निर्धारण है। और इसके बाद जब मेंस आप एग्जामिनेशन देते हैं, तो जैसे सिविल सर्विसेज में हैं 6-7 पेपर होते हैं, 1800 नंबर के, 1800 मार्क्स के, और इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। तो अगर आपने रिटर्न में बहुत अच्छा किया है तो इंटरव्यू की डरने की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं, उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपको कितना आता है, कितना पढ़ा लिखा है आपने, कितना रट्टा मारा है, नहीं, वो तो आप रिटन एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो तो टेस्ट हो गया। अब आपको देखना है कि आपकी सोच क्या है,
हाँ। सिविल सेवा में ले रहे हैं, तो लोक मंगल की सोच है कि नहीं है, ये पहला प्रश्न है। ठीक। हम लोग बहुत सारे हंसी मजाक बनाते रहते हैं, इंटरव्यू में ये पूछ लिया, ये जवाब दे दिया, वो पूछ लिया, वो जवाब दे दिया, वैसा नहीं। हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि पहली चीज, अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपकी सोच क्या है, समझ क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, पॉजिटिविटी है कि नहीं है, डेडिकेशन है कि नहीं है लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। हाँ। वो सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं, और उसमें पास फेल का सवाल नहीं है। हाँ। नंबर मिलते हैं, किसी को 200 में से 180 नंबर मिल जाते हैं, किसी को 80 मिलते हैं। हाँ। मैं अपना ही आपको बताना चाहूंगा, मैं पूछने भी वाली थी कि आप किस सवाल से गुजरे थे। बहुत सारे सवाल ऐसे हुए थे। हाँ। और मैंने अपनी हॉबी लिख दी थी योग। बहुत बढ़िया। ठीक है, योग, धर्म और अध्यात्म लिख दिया था। हाँ। तो मुझसे पूछा कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, हाँ। तो योग को अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे? हाँ। योग को इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे जोड़ेंगे? हाँ। तो ये जो कविता आपने सुनी, हाँ। ये उसी का परिणाम है। करेक्ट, वही मैं बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा चैप्टर चल रहा है और तो अध्यात्म को आधारित। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, हाँ। वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का विज्ञान है। इलेक्ट्रॉन पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, हालांकि अभी तो और कणों की खोज हो गई है, लेकिन पदार्थ का हम सामान्य लोगों को जो ज्ञात है, हाँ। वो पदार्थ का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? भाई वो इलेक्ट्रॉन सृष्टि का रचयिता है। हाँ। और योग क्या करता है? योग भी यही करता है कि जो आपकी आत्मा का अणु है, हाँ। उसको परमात्मा से, समष्टि से जोड़ता है। यस, वही तो ये योग है, आत्मा का वही चीज है। परमात्मा से पदार्थ का मिलने वाली विज्ञान, बात। अगर पदार्थ में चलें तो आपको सबसे छोटा कण मिलेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर आप व्यक्ति में चलें तो आपको आपका सबसे छोटा कण, वो क्या है? वो समय है। हाँ। वो जैनों में भगवान महावीर ने समय को ही आत्मा कहा है। ये फिलोसॉफिकल बात है, कभी और किसी और अवसर पे आपको समझाऊंगा, लेकिन कहना मैं चाहता हूं कि आपका होना भी एक अणु की भांति है, क्योंकि धूलिकण से छोटे हैं। इस समस्त ब्रह्मांड में आप धूलिकण से छोटे हैं, तो एक अणु की भांति हैं, लेकिन आप उस विराट से जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि ध्यान लगाएंगे तब जुड़ जाएंगे। आप जुड़े ही हुए हैं, आपने अपना वाईफाई बंद कर रखा है। वही चीज आगे घूमकर फिर जी, से। जी। तो ये भी जरूरी है कि चूंकि आप इतने अच्छे तरीके से उनकी तैयारी ही करवा रहे हैं सर, लोक सेवकों की, कि आपने उसको हाँ जी, मुझे खुशी है अगर ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो मोटे तौर पे हाँ। उनको मोटिवेट करने के लिए जो परीक्षार्थी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लोक सेवा में आके हाँ। और देश और राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो उनको मार्गदर्शन देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर। और ये जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे मौका है। एक चीज़ फिर से मैं दोहरा देना चाहूँगा, अपने ऊपर विश्वास करना ही होगा, अपने ऊपर आस्था रखनी ही होगी। डाउटलेस। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ, मैं उसके सर्वथा योग्य हूँ, और उसके लिए जो श्रम करना है वो मैं कर रहा हूँ, और सारा समाज, सारी सृष्टि मुझे सहयोग कर रही है। एक सवाल पूछ लूं आपने कि मैं ही कर सकता हूँ, ये जो आपने बोला, अहम और वहम में कितना अंतर है? अंतर बहुत है। जब आपको स्वयं के बारे में ज्ञान ना हो, हाँ। आप अपना एनालिसिस ठीक से ना करें, अपने आप को ठीक से समझें नहीं, हाँ। अपना मूल्यांकन ठीक से ना करें, तो वह वहम हो जाता है। हाँ। हमें अपने आप को जानना तो बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे हैं साहब कहते नहीं, हम सिविल सर्विसेज नहीं देंगे, हाँ। हमारे बस का नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते इतना। हाँ। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं हम नहीं ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे। वो तय करते हैं, चर्चा करके तय करते हैं, विचार विमर्श करके तय करते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन हमें स्वयं होना चाहिए, हमारी सामर्थ्य का मूल्यांकन भी हमें होना चाहिए। हाँ। मुगालते में नहीं रहना चाहिए, जो वहम आपने कहा। हाँ। तो उसके लिए चलिए माता पिता गुरुजनों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। हाँ। वही बताते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं जान पाते। जो बाहर से देख रहा है, हाँ। जो आपका मित्र है, हाँ। जो आपका प्रियजन है, जो आपके कल्याण और मंगल की कामना से भरा हुआ है, वो आपको सही बताएगा।
क्या ऐसा एक उदाहरण है जहां आप शायद आप लोगों में से किसी ने प्रेरित किया किसी छात्र को और वो लोक सेवा में आज काम कर रहा हो? अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा अपना बेटा, हाँ, उसने बैचलर बीटेक किया मैनेट से, और वो ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जाके विदेश जाना चाहता था। मेरी एक बहन भी विदेश में है। तो मैंने उससे कहा नहीं, आपको इसी देश में रह के ये ऋण चुकाना है, और अगर अपने आप को योग्य समझते हो तो सिविल सर्वेंट बन के दिखाओ। तो और बन के वो दिखाया। बना, वो आज इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है जी। और उसने बहुत कीर्तिमान खड़े किए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम दिया तो उसकी ऑल इंडिया 8th रैंक थी, और रेलवेज में उसने 1 साल सर्विस की। सर्विस करते करते उसने सिविल सर्विसेज दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स हैं। तो अपने घर के बच्चों को और ऐसे और कई सारे बच्चों को मैंने गौरवान्वित फील प्रेरित किया। करवाती हैं ये चीजें सर, एक पिता के रूप में भी निश्चित और तौर एक पे। लोक सेवक के रूप में भी। यस यस। कि आखिर आपने गढ़ दिया एक लोक सेवक अपने पिता को गर्व तो प्रतिनिधित्व। तभी होता है कि जब उनके बच्चे उनसे आगे निकलते हैं। पिता को गर्व होता है, गुरु को भी गर्व होता है, हाँ, संस्थानों को भी गर्व होता है। शायद ये लाइन वहीं से निकली है कि जिस दिन वो मुझे हरा देगा मैं जीत जाऊंगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत सर। कम समय है और मैं चाहूंगी कि एक कविता और सर सुन लें आपसे। प्रिय, बहुत अच्छा है। बहुत आपका संक्षिप्त बहुत में, अगर धन्यवाद 30 है। सेकंड की छोटी कोई सी कविता हाँ, है। बिल्कुल जी सर। जो अभी हम धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हाँ। थे इस बीच में, तो मेरी कविता जहाँ उसका से शुरुआत शीर्षक की है। थी वहीं से समापन जी करते जी हैं। जी जी, थोड़ा सा डिफरेंट टोन में है। ठीक है। वो एक हाँ, बहुत गीत संक्षिप्त था। में, ताकि मैं नहीं चाहूंगी कि एडिट हो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो होना चाहता है आत्मनिर्भर छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर। हाँ, होना चाहता है आत्मनिर्भर छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर। स्वतंत्रता मानव की प्रथम आकांक्षा है। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्न के नियंत्रण से मुक्ति की चाह, फिर वह मां का ही नियंत्रण क्यों ना हो। बहुत सुंदर। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्न के नियंत्रण से मुक्ति की चाह, फिर वह मां का ही नियंत्रण क्यों ना हो। फैलता है आकांक्षाओं का मकड़जाल उम्र के साथ बहुगुणित होकर। धन, पद, सौंदर्य, यश और भी न जाने क्या क्या जी। किंतु अंतर्निहित है इन सभी चाहों में बेरोक टोक हवा और पानी की तरह आजाद हो जाने की चाह, यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है। बहुत सुंदर। यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है। जन्म और मृत्यु के बीच, हाँ, जन्म और मृत्यु के बीच डरकर भागते हुए आदमी के पीछे जैसे बुलडॉग समय का आतंक। हाँ, जन्म और मृत्यु के बीच डरकर भागते हुए आदमी के पीछे जैसे बुलडॉग समय का आतंक अनादि अनंत त्रासदी है। अनादि अनंत त्रासदी है। समय से आक्रांत है संपूर्ण मानव जाति। समय से आक्रांत है संपूर्ण मानव जाति। जी। ब्रैकेट में है कि शायद पशुओं को समय का पता नहीं, इसलिए ज्यादा आराम से है। पर हमें समय का पता है सर। समय मानव का प्रथम, बस एक सेकंड, समय मानव का प्रथम और अंतिम बंधन है। समय में सब घटता है, हाँ, सब सृजन होता है, सब विकसित होता है और सब विलय होता है। केवल समय ही समय की तीव्र गतिमान धारा के बाहर। बिल्कुल, बस याद रखेंगे दर्शक इस बात को कि समय ही बलवान है। और जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके साथ सीखा वो ये कि जिंदगी सरल हो जाती है अगर विकल्प नहीं होता। तो इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकते हैं, सर की बातों को गहरे बैठा सकते हैं शाम को 7 बजे नमस्कार एमपी में। और दर्शकों की तरफ से, हमारी दूरदर्शन टीम की तरफ से सर कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद। तो इसी के साथ दर्शकों, नमस्कार एमपी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।